हेलो गुड इवनिंग फ्रेंड्स। दोस्तों, मैंने आपसे बोला था कि जो हमारा ट्रिपल एक्शन प्लान चल रहा है उस प्लान के तहत जो है वो हम सबसे पहले जो है वो किसी भी टॉपिक को कवर कराएंगे और फिर उसके बाद जो है उससे रिलेटेड एमसीक्यूज क्वेश्चंस कराएंगे। ठीक है, तो मैंने आपसे बोला था। तो अभी क्या है कि हम अभी दिल्ली सल्तनत पढ़ा रहे हैं और गुलाम वंश तक ख़त्म हो गया, तो मैं सोच रही गुलाम वंश तक कि मैंने ये पी वाई क्यू सेशन में करा देती हूँ, क्वेश्चंस जो है वो करा देती हूँ जो घटना चक्र से हमारे प्रीवियस क्वेश्चंस हैं। उसके बाद ये जो नेक्स्ट हमारा होगा वो हमारे अभियान सिविल सर्विसेज के द्वारा बनाए गए क्वेश्चन होंगे, इन्हीं टॉपिक से रिलेटेड होंगे, वो मैं कराऊंगी। ठीक है, तो अब ऐसे क्या होगा कि मैंने एक बार आपको पढ़ाया, देन अभी क्या था, बीच में थोड़ी क्लास डिस्टर्ब हो गई थी, तो आपको थोड़े से जो है इनकन्वीनियंस होंगे, थोड़ी सी प्रॉब्लम हुई होगी, बट अभी क्या है बिल्कुल रेगुलर होगा। तो सबसे पहले मैंने आपको दिल्ली सल्तनत पढ़ाया, गुलाम वंश तक पढ़ाया। ठीक है, भारत में अरबों का आक्रमण हो गया। ठीक है, और फिर उसके बाद तुर्कों का आक्रमण हो गया, फिर हमारा जो है वो गुलाम वंश हो गया। अब खिलजी वंश पे हम आएंगे। ठीक है, और सेम उसी के साथ पीवाई क्यू और न्यू एमसीक्यूज जो है वो मैं आपको कराती रहूंगी। तो यही हमारे ट्रिपल बैक एक्शन प्लान का लक्ष्य है कि हम आपको साथ साथ में मतलब पढ़ाएं, पुराने क्वेश्चन कराएं, नए क्वेश्चन कराएं, जिससे आपको वो टॉपिक एकदम रट जाए। ठीक है, तो ये हमारे पढ़ाने का जो है वो कहते हैं टेक्निक है, और इस टेक्निक से जो है वो हम इस टेक्निक का बहुत अच्छा रिस्पॉन्स मिल रहा है। कम से कम जो है वो अभी रेगुलर नहीं थे तब भी 10 दिन में जो है वो कम से कम 70 से 80 लोगों ने जो है वो इस पे रिस्पॉन्स दिया है, जिसमें से अभी जो है वो 50 से 60 लोगों ने जो है वो मतलब कि तुरंत ऑन द स्पॉट एडमिशन ले लिया है, तुरंत ही। अभी फ्रेंड्स, इसके साथ ही हमारा फुल टेस्ट पेपर भी होगा। तो मैं आपको पहले तो ये बता देती हूँ कि ये हमारा जो पीवाई क्यू सेशन है, ये इसमें क्या है कि हमारा संडे टू वेंसडे तक जो है वो ये आपका हिस्ट्री चलेगा। ठीक है, जिसमें अभी हम मेडिवल हिस्ट्री पढ़ा रहे हैं, और आपका जो है वो थर्सडे से लेके सैटरडे तक जो है वो हमारा चलेगा इस समय बायोलॉजी। आपको पता है फ्रेंड्स कि मैं साइंस की स्टूडेंट हूँ, साइंस में भी जो है वो मेरा बीजेड सी रहा है, बीएससी तक जो है वो बॉटनी जूलॉजी केमिस्ट्री रहा है, उसके बाद मैंने एमएससी जो है वो केमिस्ट्री से की है। तो अगर यहाँ पे मैं आपको और भी अच्छे से ये चीज़ें समझा सकती हूँ। ठीक है, तो इस वजह से मुझे मतलब मैंने खुद डिसाइड किया है कि बायोलॉजी में मैं आप लोगों को, बायोलॉजी क्या, मैं केमिस्ट्री फिजिक्स तीनों ही पोर्शन में करा सकती हूँ, फिर भी सबसे पहले मैं शुरुआत बायोलॉजी से करूँगी, क्योंकि बायोलॉजी से और इन्वायरमेंटल जो है साइंस है, इससे लगातार क्वेश्चन की संख्या बढ़ रही है। फिजिक्स केमिस्ट्री से जो है वो थोड़ी कम हो रही है, केमिस्ट्री से बहुत कम होती जा रही है। ठीक है, तो चलिए फ्रेंड्स, आज का जो टॉपिक है वो हम शुरू करते हैं। मैं ये टॉपिक आपको पढ़ा चुकी हूँ, इसलिए उम्मीद है कि आप लोग इस पर बहुत अच्छा कमेंट करेंगे, आपको मैक्सिमम क्वेश्चन के आंसर पता होने चाहिए। ठीक है, ओके। तो फर्स्ट क्वेश्चन हमारा, पैगंबर मोहम्मद का जन्म हुआ था ऑप्शन ए 570 ईस्वी में, ऑप्शन बी 622 ईस्वी में, ऑप्शन सी 642 ईस्वी में, और ऑप्शन डी 670 ईस्वी में। तो पैगंबर मोहम्मद का जन्म जो है वो 570 ईस्वी में हुआ था। ठीक है, पैगंबर मोहम्मद को जो है वो इस्लाम धर्म का प्रवर्तक, ठीक है, इस्लाम धर्म का प्रवर्तक, इस्लाम धर्म का प्रवर्तक या इस्लाम धर्म का स्थापक कह सकते हैं। ठीक है, संस्थापक, सॉरी, इस्लाम धर्म के संस्थापक कह सकते हैं। ठीक है, स्थापना उन्होंने की थी। और ये जो है इनका जन्म कहाँ पे हुआ था, इनका जन्म हुआ था मक्का में। मक्का कहाँ है, अपना अरब, इस समय संयुक्त अरब अमीरात कह सकते हैं। ठीक है, और जो है वो इनकी जो मृत्यु हुई थी वो आपके 632 ईस्वी में हुई थी। इतनी इन्फॉर्मेशन हमारे लिए काफ़ी है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम बढ़ते हैं। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का, मतलब भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? ऑप्शन ए यूनानियों ने, बी रोमनियों ने, सी चीनियों ने, और डी अरबों ने। तो अरबों ने किया था। भारत की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वो अरबों ने किया था। ठीक है, भारत की जनता के संदर्भ में आपको हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग, हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो किसने किया था? भारत की जनता के संदर्भ में हिंदुस्तान शब्द का प्रयोग जो है वो ईरानियों ने किया था। ये बिल्कुल याद रखिएगा, इसका मिलान करने के लिए भी आ सकता है नेक्स्ट टाइम में। ठीक है, और भारत की जनता के संदर्भ में इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो यूनानियों ने किया था। इंडिया शब्द का प्रयोग जो है वो यूनानियों ने किया था। और आपको पता है कि भारत में जो भरत मुनि, भरत ऋषि जो है वो राजा थे, ठीक है, उनके कबीले के नाम पर भारत का नाम जो है वो
हिंदुस्तान का नाम, हमारे देश का नाम जो है वो भारत पड़ा था, ठीक है। तो हिंदुस्तान ईरानियों ने, इंडिया यूनानियों ने, और हिंदू शब्द का प्रयोग जो है वो अरबों ने किया था, ठीक है। उसके नाम पे हिंद। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, मैंने आपको जब क्या कहते हैं मुस्लिम आक्रमण के, भारत में मुस्लिम आक्रमण के बारे में पढ़ाया था, तो मैंने आपको बताया था कि यहाँ से 2 क्वेश्चन बनते हैं कि भारत में पहला सफल मुस्लिम आक्रमण और भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण, ठीक है। तो दोनों ही प्रश्नों को आपको सॉल्व करना है। तो भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण जो है वो 711 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। और भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में हुआ था। किसके नेतृत्व में हुआ था? ये उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। सॉरी, उबैदुल्ला, उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। और ये आक्रमण, इसमें जो है वो इसमें भारत मुस्लिम ये जो है वो इसमें असफल रहे थे, ठीक है। इसमें यह आक्रमण जो है वो असफल रहा था। भारत में पहला मुस्लिम आक्रमण 711 ईस्वी में उबैदुल्ला के नेतृत्व में हुआ था, ठीक है। पर ये आक्रमण जो, इसमें उबैदुल्ला जो है वो उसको पराजय का सामना करना पड़ता है, ये असफल आक्रमण था। जबकि भारत में पहला सफल आक्रमण जो है वो 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। ये आपको मैंने पढ़ाया है, मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में होता है। सफल आक्रमण रहता है, उस कहाँ पे होता है? सिंध पर होता है, ठीक है। भारत पे पहला जो है वो आक्रमण, सफल आक्रमण जो है वो सिंध पर मोहम्मद बिन कासिम में होता है। उस कहाँ पे होता है ये आक्रमण? ये सिंध पर होता है। उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। उस समय सिंध का शासक जो है वो राजा दाहिर था, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की गई थी। हाँ, यही क्वेश्चन है, मतलब भारत पे, इसको कह सकते हैं कि भारत पे मुस्लिमों का सफल आक्रमण। इस क्वेश्चन को अगर ये पूछता है कि मुस्लिमों का पहला सफल आक्रमण, ठीक है, इस क्वेश्चन के बारे में ये याद रखिएगा कि मुस्लिमों का भारत पे पहला सफल आक्रमण, ये भी क्वेश्चन नोट कर लीजिएगा। भारत पर पहला सफल आक्रमण, पहला क्वेश्चन है सफल आक्रमण, ठीक है। पहला कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, कब हुआ, किसके नेतृत्व में हुआ, कहाँ हुआ, हाँ, उस समय राजा कौन था। ये 4 क्वेश्चन यहाँ से बनते हैं, ठीक है। तो इसमें मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर आक्रमण किया था 712 ईस्वी में, मैंने आपको बताया। ऐसे क्वेश्चनों में मैं ऑप्शन चारों नहीं पढ़ती हूँ, क्योंकि मुझे पता है कि आपको सही ऑप्शन ही पता होना चाहिए, ठीक है। आपको बिल्कुल भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए, सही आक्रमण को आपको चूज करना है। तो मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध पर विजय प्राप्त की थी 712 ईस्वी में। यह मुस्लिमों द्वारा प्रथम सफल आक्रमण था, ठीक है। यह आक्रमण मोहम्मद बिन कासिम द्वारा 712 ईस्वी में किया गया था। उस समय सिंध का शासक कौन था? राजा दाहिर था। इसकी राजधानी अरोरा थी, ठीक है। और इस पे जो है वो इसने जो है वो सिंध पर विजय प्राप्त कर लिए थी 712 ईस्वी में। कौन सा, हाँ, एक चीज कि युद्ध कौन सा हुआ था 712 ईस्वी में? किस युद्ध में इसको पराजित किया था? तो राबौर के युद्ध में, ठीक है। ये चीज़ भी याद रखिएगा। राबौर के युद्ध में जो मोहम्मद बिन कासिम ने राजा दाहिर को पराजित किया था। और राजा दाहिर की राजधानी, सिंध की राजधानी, राजा दाहिर जो है वो सिंध का शासक था, सिंध की राजधानी अरोरा थी, ठीक। इतने क्वेश्चन मैंने यहाँ से बना दिए हैं, सभी को घुमा फिरा के आपको कर लेना है। इससे ज़्यादा आपको कोई नहीं पूछेगा, इससे ज़्यादा मैं आपको मोर देन इनफ बता दे रही हूँ, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन गजनी राजवंश का संस्थापक था? देखिए बिल्कुल यहाँ से भी 2 क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगी। सबसे पहले इस क्वेश्चन को सॉल्व कर रहे थे। गंजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन, महमूद, सुबुक्तगीन और इस्माइल। तो अल्पतगीन था, ठीक है। अल्पतगीन जो है वो गजनी राजवंश का संस्थापक था। और जो ये सुबुक्तगीन दिया है, इसी के मतलब शासन में, इसी के शासन काल में भारत पर प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था। मोहम्मद बिन कासिम, इसी के शासन काल में मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था, ठीक। प्रथम मुस्लिम आक्रमण,
मैं आपको इन्फॉर्मेशन सारी दे रही हूँ, थोड़ा स्पीड में पढ़ा रही हूँ क्योंकि क्वेश्चन जो है वो मैं चाहती हूँ कि वीडियो बहुत लंबी ना हो, बहुत बोरियत ना हो और फटाफट हमारे क्वेश्चन होते रहें। बार बार आपको बता दे रही हूँ फ्रेंड्स कि हमारे जो है वो मेंस आंसर राइटिंग, हाँ ये चीज़ जो है वो आपको मैं बता देती हूँ कि जो हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम चल रहा है फ्रेंड्स, अभी जो है ना वो यहाँ पे पेपर सेकेंड से स्टार्ट हुआ है। पेपर सेकेंड हमारा अभी स्टार्ट हुआ है, जिसमें पॉलिटी और गवर्नेंस है, पॉलिटी गवर्नेंस और आईआर है। ये हमारा चलेगा, पेपर सेकेंड हमारा चलेगा 15 ऑफ दिसंबर तक चलेगा। ठीक है, इतना टॉपिक ये हमारा 1 महीने तक चलेगा अभी। तो फ्रेंड्स अगर आपको इस बैच में मतलब आपको हमारे मेंस आंसर राइटिंग में स्टार्ट पेपर सेकेंड से भी आप एडमिशन ले सकते हैं। ठीक है, इस बैच की फीस जो है वो मात्र 3000 रुपये है फ्रेंड्स। आपको इस महीने अभी मैं एक एक क्वेश्चन दिया है, नेक्स्ट मंथ से जो आपको प्रतिदिन 2-2 क्वेश्चंस फ्रेंड्स दिए जाएंगे। और इसके साथ ही फ्रेंड्स जब आप पेपर सेकंड कंप्लीट कर लेंगे तो पेपर थर्ड और फोर्थ जो है वो कराया जाएगा। और फिर उसके बाद जो है वो फ्रेंड्स जो है वो 15 जनवरी के बाद से पेपर फर्स्ट जो है वो सेकेंड फेज उसका स्टार्ट होगा, मतलब कि दूसरा चरण शुरू होगा। पेपर फर्स्ट से फिर से शुरुआत एक बार कराई जाएगी। तो ठीक है फ्रेंड्स, अगर आप हमारा मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम जो है वो अब तक का सबसे सक्सेसफुल प्रोग्राम है। आप लोग बिलीव नहीं करेंगे, अब तक जो है वो 250 स्टूडेंट ने जो है वो एडमिशन ले लिया है। 250 की संख्या में लोग हमसे जुड़ चुके हैं। कम से कम 9 ग्रुप बनाया जा चुका है और सभी ग्रुप में जो है वो 50 से 60 स्टूडेंट तक हैं। ठीक है, तो फ्रेंड्स आप जो है वो हमारे इस आंसर राइटिंग प्रोग्राम में एडमिशन लीजिए और अपनी आंसर राइटिंग स्किल को डेवलप करिए। मात्र 3000 रुपये में साल भर का ये कोर्स है, साल भर। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ, यहाँ पे मैंने बताया कि जो है गजनी राजवंश का संस्थापक अगर पूछेगा तो अल्पगीन पढ़ेंगे, पर सुबुक्तगीन जो है वो इसी के शासनकाल में जो है मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमण हुआ था 712 ईस्वी में। ठीक है, बार बार चीज़ों को रटवाती हूँ, आप लोग रट लिया करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? कौन सा चंदेल शासक महमूद गजनबी से पराजित नहीं हुआ था? चलिए बताइए। धंग राजा विद्याधर, जय शक्ति राजा धंग राजा विद्याधर या जय शक्ति या फिर डंग। तो राजा विद्याधर जो है वो क्या कहते हैं, ये जो है वो विद्याधर जो है वो कभी भी जो है वो पराजित नहीं हुआ था। विद्याधर का सामना जो महमूद गजनबी ने जो है वो चंदेलों पर प्रथम आक्रमण 1920 ईस्वी में किया था। ठीक है, उस समय विद्याधर वहाँ का शासक था और इसने जो है वो महमूद गजनबी का बड़ी वीरता से सामना किया। मतलब इसने 1920 में आक्रमण किया। ठीक है, चंदेलों पर प्रथम आक्रमण किया महमूद गजनबी ने। ठीक है, और उसे विद्याधर ने पराजित किया था। ठीक है, तो इसमें से पूछा जाएगा कौन सा ऑप्शन, तो विद्याधर कभी भी जो है वो ये मुस्लिम शासकों से कभी भी इसने पराजय का सामना नहीं किया था। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हमारा बढ़ते हैं। महमूद गजनबी ने भारत में 17वां, चलिए कथन और कारण का, मुझे ये प्रश्न बहुत अच्छे लगते हैं, इस तरह के प्रश्न मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। फर्स्ट हमारा कथन है, महमूद गजनबी ने भारत पर 17 बार आक्रमण किया था। ये कथन है। क्या इसका कारण ये है क्योंकि वह भारत में स्थायी मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना करना चाहा? बिल्कुल गलत है। जो है वो महमूद गजनबी भारत में 17 बार आक्रमण किया, मतलब महमूद गजनबी के मैंने आपको जब ये दिल्ली सल्तनत में अरबों का आक्रमण और तुर्कों का आक्रमण पढ़ाया था, तभी मैंने अरबों के आक्रमण में महमूद गजनबी के बारे में बताया था कि महमूद गजनबी के आक्रमण का उद्देश्य मात्र धन की प्राप्ति था। ठीक है, धन की प्राप्ति थी, जबकि मोहम्मद गोरी के आक्रमण का उद्देश्य जो है वो साम्राज्य स्थापना थी। ठीक है, साम्राज्य स्थापना। तो ये दोनों चीज़ें याद रखिएगा, मैं बार बार बताती हूँ। तो कथन सही है परंतु कारण गलत है, तो ये वाला जो ऑप्शन हमारा सही होगा उसको देख लेते कौन सा ये ऑप्शन है। कथन सही है परंतु कारण गलत है, ऑप्शन सी जो है वो हमारा सही होगा। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार कौन था? चलिए बताइए, ये क्वेश्चन भी बहुत इंपॉर्टेंट है। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार हसन निजामी उतबी, फिरदौसी और चंद बरदाई तो उतबी थे। महमूद गजनबी का दरबारी इतिहासकार जो है उतबी थे। उतबी की 2 पुस्तकें थी, किताबुल यामिनी और तारीख यामिनी। किताब याद रख लीजिएगा, उतबी की पुस्तकें किताब उल यामिनी वंश के बारे में। इनका चूंकि जो है वो महमूद गजनबी का जो वंश था वो यामिनी वंश था,
ठीक है। और नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करेगा कि मोहम्मद गोरी के वंश का क्या नाम था। ठीक है, मैंने बताया था जब मैं ये टॉपिक दिल्ली सल्तनत पढ़ा रही थी तो मैंने बताया था कि मोहम्मद गोरी के वंश का क्या नाम था। तो महमूद गजनवी के जो है वो वंश का नाम जो है वो यामिनी वंश था। इसी चलते उनके दरबारी इतिहासकार जो है वो भाई उनके वंश के बारे में ही लिखेंगे ना, तो इनका इससे किताब आपको याद होनी चाहिए, किताब उल यामिनी। ठीक है, और उनकी एक और किताब थी तारीख यामिनी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। शाहनामा, शाहनामा का मतलब शाहनामा का नाम आते ही मुंह में जो है वो पहले फिरदौसी आता, फिरदौसी का शाहनामा, शाहनामा। तो इसमें बहुत कुछ आगे नहीं बढ़ना है, फिरदौसी मार के आगे निकलिए कि किसके लेखक, शाहनामा के लेखक कौन थे, फिरदौसी थे। महमूद गजनी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? फरिश्ता थे, या अलबरूनी थे, या अफीफ थे, या इब्न बतूता थे। ठीक है, अल इब्न बतूता तो आप लोग ऐसे भी जानते हैं, इस समय आया ही नहीं था इब्न बतूता, फिर भी मतलब आपने जो स्टडी की है उसके अकॉर्डिंगली बताइए कि महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार कौन था? मोहम्मद फरिश्ता, अलबरूनी, अफीफ और इब्न बतूता। तो महमूद जो है वो गजनवी, महमूद गजनवी होता है, गजनी लिख दिया है। महमूद गजनवी के साथ भारत में 11वीं सदी में जो है वो भारत आया था। उस समय जो है वो उसके साथ जो इतिहासकार आया था उसका नाम था अलबरूनी। ठीक है, अलबरूनी की किताब का नाम है किताब उल हिंद। अलबरूनी की किताब का नाम है किताबुल हिंद। इन सब की किताबों का नाम मेल करने के लिए आता है, वैसे भी पूछता है, इसलिए मैं बार बार सबकी किताबों का नाम भी बता रही हूँ, किताबें इंपॉर्टेंट है। ठीक है, अलबरूनी के बारे में बहुत सी चीज़ें और फेमस हैं। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। अलबरूनी महमूद गजनवी के साथ भारत में आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार था और इसकी किताब का नाम था किताबुल हिंद। और उतबी की किताब का नाम क्या था? यामिनी, किताब उल यामिनी, क्योंकि वो यामिनी वंश के बारे में लिखा था, उनका दरबारी इतिहासकार था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गजनी के साथ भारत में आने वाला प्रथम मुस्लिम विद्वान था। ये देखिए फिर वही क्वेश्चन जो है वो, इसको पूछ लिया गया है। फिर से अलबरूनी मार के आगे निकल जाते हैं। अब पूछा है नेक्स्ट क्वेश्चन में कि अलबरूनी के बारे में जो है वो कौन सा सही नहीं है। ठीक है, नहीं पूछ रहा है। वह एक धर्मनिरपेक्ष लेखक था। उसका ग्रंथ उस समय के जीवंत भारत में से प्रभावित था, बिल्कुल था। उस समय उसका ग्रंथ जो है वो भारत पे जो है वो भारत के संदर्भ में, मतलब कि भारत के संदर्भ में जो है वो क्या कहते हैं कि उसने बहुत सी जो है वो ग्रंथ लिखे थे। पुराणों के अध्ययन करने वाला प्रथम मुस्लिम भी शासक भी था वो। ठीक है, वह संस्कृत भाषा का विद्वान था। ठीक है, बिल्कुल था वो। मतलब भले ही वह जो है वो अरब से आया था, पर वो जो है एक संस्कृत भाषा का बहुत बड़ा विद्वान था और वो त्रिकोणमिति का विशेषज्ञ था। ये बातें तीनों उसके बारे में बिल्कुल सही, बहुत विद्वान व्यक्ति था। पर वो एक धर्मनिरपेक्ष लेखक नहीं था, वह धार्मिक लेखक था। ठीक है, उसने धर्म के बारे में लिखा था, चाहे किसी मुस्लिम धर्म, हिंदू धर्म, किसी भी धर्म के बारे में लिखा हो, पर उसने धर्म से संबंधित पुस्तकें लिखी थी। वो धर्मनिरपेक्ष बिल्कुल भी नहीं था। तो फर्स्ट ऑप्शन तो वैसे भी पढ़ते माना आप नहीं ही काट दोगे, यानी यही वाला ऑप्शन सही है। ठीक है, यही वाला ऑप्शन सही है आपका, बाकी सारे ऑप्शन जो है वो गलत हैं। उसके बारे में ये सारी चीज़ें सही हैं और ये नहीं सही है, तो इसीलिए ये ऑप्शन आपका सही हो जाए। क्योंकि पूछ रहा है कौन सा सही नहीं है, तो फर्स्ट वाला ऑप्शन ही सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम बढ़ते हैं। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान आपको पता है अलबरूनी ही था। अलबरूनी ही था पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान जो है वो अलबरूनी ही था। ठीक है, उसने पुराणों का जो है वो अध्ययन किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते, किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे? किसने एक तरफ, मतलब ऐसे मान के चलिए सिक्के में जैसे ये सिक्का है, ठीक है, ठीक है, ये इसका एक हेड पोर्शन होता है और जो इसके पीछे साइड वाला होता है, ऐसे मान के चलिए ये पीछे वाला साइड है, तो ये एक जो है वो टेल पोर्शन होता है। ठीक है, तो इस पे जो है वो लिखा है कि किसने एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के, मतलब किसी भी साइड, एक साइड जो है वो उसके सिक्कों पर जो है वो संस्कृत मुद्रा लिखी थी, संस्कृत भाषा में लिखी थी। ठीक है,
संस्कृत में कुछ लिखा था, श्लोक या मंत्र कुछ भी है, ठीक है। मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए थे मोहम्मद बिन कासिम, महमूद गजनवी, शेर शाह और अकबर, ठीक है। तो ये जो है वो महमूद गजनवी ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम ने सिक्के नहीं निर्गत किए थे इस तरह के, जो है महमूद गजनवी ने जो है वो सिक्के निर्गत किए थे इस तरह के, जिसमें एक साइड संस्कृत है, दूसरी साइड अरबी में लिखा हुआ था, ठीक है। मतलब दोनों ही भाषा, अरबी और संस्कृत दोनों। मैंने इसका कारण भी बताया था कि जब वो आए थे तो भारत में जो सिक्के थे उन्हीं में वो चेंजेस करा के जो है वो अपने चला रहे थे। तो पहले के भारत के जो सिक्के थे उसमें संस्कृत लिखा ही था, उसी में इन्होंने एक साइड में अरबी लिखवा दिया और ऐसा करके इन्होंने सिक्के चलाए थे, ठीक है। एक ये लॉजिकल पॉइंट मैं अपना बता रही हूँ। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। महमूद गोरी को सबसे पहले किसने पराजित किया था? चलिए, आपको बहुत मैंने ये बताया था कि मोहम्मद गोरी को सबसे पहले वो भारत में कब आया, कितनी बार आक्रमण किया और उसको सबसे पहले किसने पराजित किया था, ठीक है। तो महमूद गोरी जब 1178 ईस्वी में उसने भारत पे आक्रमण किया तो उसको सबसे प्रथम पहले जो है वो भीम द्वितीय ने, पृथ्वीराज चौहान ने, जयचंद ने या पृथ्वीराज द्वितीय ने पराजित किया था। तो भीम द्वितीय ने किया था, पर उस समय जो भीम द्वितीय जो है वो इसने पराजित किया था, परंतु उस समय शासन जो था मूलराज द्वितीय का था, ठीक है, मूलराज द्वितीय का था, ठीक है। परंतु उसके शासनकाल में पराजित किसने किया था, किसके नेतृत्व में हुआ था? भीम द्वितीय ने पराजित किया था, ठीक है। इस युद्ध में भीम द्वितीय ने पार्टिसिपेट किया था। तो यदि आप अगर आपको ऑप्शन में भीम द्वितीय की जगह मूलराज द्वितीय भी आता है ना, तो आप मूलराज द्वितीय ही करेंगे, ठीक है। मूलराज द्वितीय भी आप ऑप्शन में आता है, जैसे भीम द्वितीय नहीं आया, मूलराज द्वितीय आया। फिर यदि आपको क्वेश्चन में भीम द्वितीय और मूलराज द्वितीय है, पर ये क्वेश्चन पूछता था कि इसके शासन काल में मोहम्मद गोरी को भारत में प्रथम पराजय मिली थी, तो आप मूलराज द्वितीय ही लिखेंगे, ऑप्शन मारेंगे, ठीक है। ये चीज़ें मतलब कन्फ्लिक्ट का प्रश्न है, इसीलिए मैं आपको बता दे रही हूँ तीनों का आंसर। इसमें भीम द्वितीय है तो नो डाउट भीम द्वितीय मारेंगे। अगर भीम द्वितीय नहीं हुआ तो आप कहेंगे यार भीम द्वितीय तो है ही नहीं, अब हम ऑप्शन कौन सा मारे, तो मूलराज द्वितीय मारेंगे, ठीक है। अगर भीम द्वितीय नहीं है, मूलराज द्वितीय, तो मूलराज द्वितीय मारेंगे। यदि दोनों हुआ और ऑप्शन ये पूछता है कि किसके शासन काल में, तो मूलराज द्वितीय, पर किसने पराजित किया था, तो भीम द्वितीय ने पराजित किया था। 4 तरह के प्रश्न यहाँ पे बनते हैं और मैं चारों का उत्तर आपको बता दी हूँ, ठीक है। चलिए, और ईयर जो है वो मैंने बता दिया 1178 ईस्वी में, ठीक है। चलिए, युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिमों की शक्ति की स्थापना हुई थी, आपको पता है कि फिर इसके साथ जो है वो पहले क्या हुआ कि इसको तो इस मोहम्मद गोरी को इस युद्ध में पराजय मिली ही। उसके बाद जो है वो पृथ्वीराज तृतीय चौहान, जिसको कहते हैं पृथ्वीराज तृतीय, इसको पृथ्वीराज चौहान मेन कहते हैं, पृथ्वीराज चौहान के नाम से। तो जब भी इनके साथ युद्ध हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध, द्वितीय युद्ध, ठीक है, तराइन का प्रथम युद्ध हुआ, फिर तराइन का द्वितीय युद्ध हुआ। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि कब कब हुआ, तराइन का प्रथम युद्ध कब हुआ, तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ठीक है, बताइए। चलिए, नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करिए कि तराइन का प्रथम युद्ध और तराइन का द्वितीय युद्ध कब हुआ, ठीक है। चलिए, तराइन का प्रथम युद्ध जो है वो 1191 ईस्वी में हुआ था, द्वितीय युद्ध 1192 ईस्वी में हुआ था, ठीक है। तो तराइन के प्रथम युद्ध में जो है मोहम्मद गोरी को पृथ्वीराज चौहान ने पराजित कर दिया, यानी मोहम्मद गोरी पराजित, प्रथम युद्ध में गोरी जो है वो पराजित होता है, पर फिर द्वितीय युद्ध में जो है वो पृथ्वीराज चौहान पराजित हो जाते हैं। तो तराइन के द्वितीय युद्ध में मुस्लिम साम्राज्य की स्थापना की होती है, ठीक है। फिर उसके बाद चंदावर का युद्ध होता है, ठीक है, जयचंद के बीच और मोहम्मद गोरी के बीच में। निम्नलिखित को काल क्रमेण अनुसार स्थापित कीजिए। चंगेज खां, मतलब ये जो भारत में आए थे समय समय पर इन्होंने आक्रमण किया था, उसके बारे में पूछ रहा है। चंगेज खां, मोहम्मद गोरी, मोहम्मद गजनवी और तैमूर, ठीक है। चलिए बताइए। तो सबसे पहले आपको पता है कि अरबों का आक्रमण मोहम्मद गजनवी का 1000 से लेकर 1026 ईस्वी के बीच का मैटर है इनका, ठीक है। ये भारत में आए थे। उसके बाद मोहम्मद गोरी का 1175 से ये ट्राई कर रहे थे, सफलता 1191 में इनको मिली थी, 1192 में तराइन के द्वितीय युद्ध में, ठीक है। चंगेज खां का आक्रमण जो है वो भारत में, चंगेज खां का आक्रमण 1221 ईस्वी में होता है, ठीक है। और तैमूर का आक्रमण नासिरुद्दीन के शासनकाल में
ठीक है। दिल्ली सल्तनत के सुल्तान नासिरुद्दीन के शासनकाल में तैमूर का आक्रमण होता है 1398 ईस्वी में। ठीक है। तुगलक वंश का शासक है ये, बहुत मतलब कह सकते हैं कि मतलब नॉन फेमस टाइप का है, नासिरुद्दीन महमूद का। ठीक है। ये मंगोल शासक था, ये एक मंगोल शासक है तैमूर लंग। तो इसका 1398 में, अब काल क्रमेण अपना सजा लीजिए, महमूद गजनबी नंबर 1 पे हो जाएंगे, यानी कि जिसमें 2 वाला पहले होगा, 2 के बाद 3 मोहम्मद गोरी है, फिर उसके बाद चंगेज खां है, फिर उसके बाद मोहम्मद। इनका ईयर याद रखिएगा, 1221 इसका है चंगेज खां का, फिर 1000 से 1026 महमूद गजनबी का तो याद ही होगा, मोहम्मद गोरी का भी होगा, तैमूर का आपको पता है, बता दिया मैंने कि नासिरुद्दीन के शासनकाल में जो है उनका आक्रमण हुआ था। वो जो है वो एक मतलब तुगलक वंश का शासक था। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। किस मुस्लिम शासक के सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? ठीक है। मैंने कहा एक तो आपने पढ़ लिया संस्कृत भाषा में, किसके सिक्कों पर संस्कृत भाषा में लेख खुदे थे लिखे थे, और उसके अब किसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी थी? मोहम्मद गोरी, अलाउद्दीन खिलजी, अकबर, और उनमें से कोई नहीं, तो मोहम्मद गोरी थे। मोहम्मद गोरी के सिक्कों पर एक साइड में लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, दूसरे साइड में अरबी में कुछ लिखा हुआ था। ठीक है। मोहम्मद गोरी ने किसको प्रथम अक्ता प्रदान किया था, यानी कि प्रथम जो है वो कह सकते सत्ता प्रदान किया था। जब ये 1206 ईस्वी में आया था, तो फिर मतलब पहले तो ये इसने क्या कि पहले भारत में जो है वो आक्रमण किया, राज्य स्थापना की, फिर चला गया, फिर 1206 ईस्वी में आता है और फिर यहाँ पे इसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। तो इसने जो है वो अपना राज्य जो है वो इसको किसको सौंप दिया था? किसको सौंप दिया था बताइए? जब ये कहते तराइन के द्वितीय युद्ध में इसको अरे चंदावर के युद्ध में जो है मोहम्मद 1194 में चंद्रावर के युद्ध में जब जो है वो इस मोहम्मद गोरी को विजय प्राप्त कर होती है, तो उसके बाद जो है ये भारत जो है वो कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंप के चला जाता है। फिर 1206 ईस्वी में आता है और फिर जो है वो यहाँ पे खोखर जाति के द्वारा इसको मार दिया जाता है। ठीक है। इसकी मृत्यु हो जाती है, खोखर जाति के लोगों द्वारा इसे मार दिया जाता है। तो किसको अपनी सत्ता सौंपती है? कुतुबुद्दीन ऐबक को सौंपता है। ठीक है। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहता है? चलिए आप बताइएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक का शासनकाल कब से कब तक रहता है? 1206 से लेके 1210 तक रहता है। ठीक है। और ये जो है वो चौगान, पोलो की तरह एक गेम है, जो घोड़े पे चढ़ के उसको ऐसे मारा जाता है। चौगान खेलते हुए जो है वो, जैसे पोलो में ऐसे मारते हैं बॉल को, वैसे चौगान में सेम उसी तरीके से स्टिक से बॉल को मारते हैं, पर वो घोड़े पे चढ़ के मारते हैं, तो उसको चौगान कहते हैं। उसी को खेलते समय घोड़े से गिर के उसकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन के मोहम्मद गोरी के किस दास ने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी? चलिए बताइए। कुतुबुद्दीन ऐबक ने, इल्तुतमिश ने, बख्तियार खिलजी ने और यल्दौज ने। तो बख्तियार खिलजी ने जो है वो बंगाल तथा बिहार पर विजय प्राप्त की थी। ठीक है। इसको याद रखिएगा। निम्नलिखित में से दिल्ली सल्तनत का कौन सा सुल्तान जिसे लाख बख्श की उपाधि दी जाती है? लाखों का दान करने के कारण से लाख बख्श की उपाधि दी जाती है, और ये शासक की कुतुबुद्दीन ऐबक जो है वो लाखों के दान करते थे, जिसके कारण इसे लाख बख्श की उपाधि जो है वो दी जाती है। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी आपको पता है दिल्ली सल्तनत का वास्तविक सुल्तान नहीं माना जाता, क्योंकि इसने अपनी राजधानी दिल्ली में नहीं बनाई थी, तो दिल्ली तो ऑप्शन में हो ही नहीं सकता। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी लाहौर, दिल्ली, अजमेर और लखनऊ थी, तो इसकी राजधानी जो है लाहौर थी। दिल्ली राजधानी का में जो परिवर्तन किया था इल्तुतमिश ने। ठीक है। याद रखिएगा। आपको ये पढ़ाया जा चुका है, इसलिए बहुत ज़्यादा इस पर मतलब समय जाया करने की ज़रूरत नहीं। हमारे पास और भी क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई थी? मैंने बता दिया था, चौगान क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के कारण, घोड़े से गिरने के कारण। तो इस क्वेश्चन पे भी बहुत फोकस करने का मतलब नहीं है जब हमें पता ही है। तो निम्नलिखित में से किसने दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किया था? मैंने दिल्ली सल्तनत को राजधानी के रूप में स्थापित किया था, मैंने बताया इल्तुतमिश ने किया था। ठीक। दिल्ली सल्तनत को दिल्ली की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया था? तो इल्तुतमिश ने किया था। ठीक है। इसको दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक भी माना जाता है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं।
अच्छा, इल्तुतमिश के शासनकाल के बारे में यदि आपको जानना है, वैसे तो मैं बता चुकी 1210 से लेकर 1236 ईस्वी में इसका शासनकाल रहता है, ठीक है। और इसको बागदाद के जो है वो इसे गुलाम वंश का गुलाम भी कहते हैं। बागदाद के खलीफा से इसको जो है मानाभिषेक पत्र भी प्राप्त हुआ था, ठीक है। तो इस वजह से एक वास्तविक संस्थापक इसको माना जा सकता है। इसने राजधानी लाहौर से दिल्ली की तरफ स्थानांतरित की थी, ठीक है। फिर वही दिल्ली अब वर्तमान में भी राजधानी बन गई। दिल्ली तब से राजधानी बनी ही रह गई, एक सेंट्रल बन गया। दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान कौन था जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी के रूप में घोषित किया था? बिल्कुल, इसका भी आंसर जो है वो इल्तुतमिश होगा, क्योंकि इल्तुतमिश ने जो है दिल्ली में एक नियमित सिक्के जारी किए थे। अब आपको बताना है कि उनके सिक्के का नाम क्या था, नीचे कमेंट बॉक्स में बताइए। इसने चांदी के भी सिक्के जारी किए थे और तांबे के भी सिक्के जारी किए थे, ठीक है। चांदी के सिक्के का नाम था टंका, ठीक है। चांदी के सिक्के का नाम था टंका, जो कि 175 ग्रेन का था। और तांबे के सिक्के का नाम जो है वो था जीतल, ठीक है। तांबे के सिक्के का नाम जो है वो जीतल था। चांदी का टंका और तांबे का जीतल, इसको याद रखिएगा नाम, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां, ये भी इंपॉर्टेंट है, अभी अभी पढ़े हैं। हाँ बस। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां भारत के उत्तर पश्चिमी सीमा पर निम्नलिखित में से किसके काल में आया था, ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खां उत्तर पश्चिमी सीमा में किसके शासनकाल में आया था? तो किसके शासनकाल में आया था वो? अलाउद्दीन खिलजी, इल्तुतमिश, बलबन और ऐबक। तो ये जो है वो इल्तुतमिश के शासनकाल में भारत पर आक्रमण किया था, ठीक है। इस क्वेश्चन का आंसर इल्तुतमिश होगा। किसके शासनकाल में मंगोल प्रथम बार सिंधु तट पर देखे गए थे? जो है वो किसके शासनकाल में मंगोल पहली बार जो है वो सिंधु तट पर देखे गए थे? चलिए इसका आंसर बताइए। बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक, रजिया सुल्तान, ठीक है। तो इसका जाहिर सी बात है, इसका आंसर भी जो है वो इल्तुतमिश होगा। नीचे कमेंट बॉक्स में कमेंट करते रहिए अपने आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, चंगेज खां के अधीन मंगोलों ने भारत पर आक्रमण किया था बलबन के शासनकाल में। बार बार यही क्वेश्चन को रिपीट करा है, ये थोड़ी गलती हो गई है इस क्वेश्चन पे बार बार, चूंकि यही हो जा रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं, इसका भी आंसर वही होगा। दिल्ली के किस सुल्तान के विषय में कहा गया कि उसने रक्त और लौह की नीति अपनाई थी? इल्तुतमिश, बलबन, जलालुद्दीन फिरोज खिलजी और फिरोज शाह तुगलक। तो मैंने बताया था बलबन ने जो है रक्त और लौह की नीति अपनाई थी। इसका जो सिजदा और पाबोस भी इसने जो है वो लागू किया था अपने दरबार में। सिजदा और पाबोस प्रथा भी अपनाई थी, रक्त और लौह की नीति भी अपनाई थी। इसने दैवी राजत्व का सिद्धांत भी दिया था, ठीक है। दैवी राजत्व का सिद्धांत भी इसने दिया था, ठीक है। ये सारी चीज़ें थी, इसके बारे में याद रखिएगा। बलबन हुआ। चलिए ये कथन और कारण के क्वेश्चन आगे बहुत अच्छा है क्वेश्चन भी। बलबन ने अपने शासन को शक्तिशाली बनाया और सारी सत्ता का अपने हाथ में केंद्रित कर लिया। बिल्कुल सही है, आपको पता है केंद्रीकृत शासन प्रणाली उसने बनाई थी। अपनी सारी सत्ता को, मतलब इसने कहा था कि राजा ही सर्वशक्ति, मतलब राजा के वचन ही शासन है। राजा जो है वो सर्वशक्तिमान है, राजा के अंदर ही संपूर्ण शक्ति का निवास होता है। तो सारी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रित कर ली थी। पर क्या इसका कारण ये सही है? वह उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करना चाहता था? नहीं, ये उसका कारण नहीं है। उसने अपनी जो है वो उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए वहां पे दुर्ग का निर्माण कराया था, ना कि वहां पर दुर्ग का निर्माण किया था। 1 मिनट का समय दीजिएगा आप लोग थोड़ा सा। हाँ, तो देखिए उसने उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से बचाने के लिए दुर्ग का निर्माण, उत्तर पश्चिमी सीमा में दुर्ग का निर्माण कराया था, ठीक है। अगर ये आता है कथन में कि बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित किया था, फिर नीचे लगाता है कि उत्तर पश्चिमी सीमा
मंगोल आक्रमण को बचाने के लिए उसने वहाँ पे दुर्ग का निर्माण कराया था, या ये क्वेश्चन में आता है, जैसा भी आता है। तो उसके लिए क्या किया था, मंगोल आक्रमण से रक्षा, अपने मंगोल आक्रमण से अपने राज्य की रक्षा के लिए बलबन ने उत्तर पश्चिमी सीमा पर एक दुर्ग का निर्माण कराया था। ठीक है, ये इसका आंसर होगा। तो यानी कि ये इसका कारण नहीं है। तो बलबन ने अपनी समग्र शक्ति को अपने हाथों में क्यों लिया था, क्योंकि वो दैवीय राजत्व के सिद्धांत पर विश्वास करता था, राजा को वो सर्वशक्तिमान मानता था। ठीक है, दैवी राजत्व का सिद्धांत उसने जो है वो किया था, राजा को सर्वशक्तिमान मानता था, इसीलिए उसने जो है वो अपनी सत्ता को अपने हाथों में केंद्रीकृत किया था। ठीक है, इसका कारण ये नहीं है, इसका कारण ये है कि उसने उत्तर पश्चिम सीमा को मंगोल आक्रमण से सुरक्षित करने के लिए उसने दुर्ग का निर्माण करवाया था। तो हमारा जो है कथन एक सही है, परंतु कारण आर गलत है। तो ये हमारा सी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किसने भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ कराया था? तो ये बलबन, इल्तुतमिश, फिर शाह तुगलक और अलाउद्दीन खिलजी। तो बलबन इसका ऑप्शन है। इसने फारसी त्योहार जो है वो नौरोज का इसने शुरुआत कराई थी। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन बलबन के संबंध में सही नहीं है? उसने नियाबते खुदाई का सिद्धांत प्रतिपादित किया था, उसने इक्तदारी व्यवस्था का जो है वो प्रारंभ कराया था, उसने तुर्के चहलगानी का प्रभाव समाप्त कर दिया था, उसने बंगाल में विद्रोह का दमन किया था। आपको पता है नियामते खुदाई मतलब वही दैवित राजत्व का सिद्धांत। ठीक है, मतलब खुदा ही मतलब कि राजा जो है वो ईश्वर के समान है, राजा जो है वो पृथ्वी पर ईश्वर के समान है, नियामते खुदाई का सिद्धांत उसने दिया था। तो ये वाला ऑप्शन तो बिल्कुल सही हो गया हमारा, सही नहीं पूछ रहा है। इक्तदारी व्यवस्था इसने नहीं दिया था, किसने दिया था? इल्तुतमिश ने दिया था। ठीक है, यानी ये वाला ऑप्शन हमारा गलत हो गया। तो यही जो गलत है वही हमारा सही है, यानी कि वही सही नहीं है, तो बी वाला ऑप्शन हमारा हो जाएगा, यही सही नहीं है। तुर्के चहलगानी को बिल्कुल, ये जो है इल्तुतमिश ने अपने 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, 40 सरदारों का एक ग्रुप बनाया था, जिसको कहते थे तुर्क ए चहलगानी। ठीक है, तुर्क ए चहलगानी कहा जाता था। ठीक है, और ये 40 सरदारों का एक ग्रुप था। अब ये इसमें जो है वो बलबन भी शामिल था। तो ये बलबन को ना इसके ड्रॉबैक्स पता थे, बलबन को इसकी सीमाएं, इसकी खराबियों के बारे में पता था, इसी ग्रुप का मेंबर था। तो पता था कि भाई ये जो है वो ये इनके रहते हुए मैं एक सर्वशक्तिमान राजा तो नहीं, सम्राट तो नहीं बन पाऊंगा, तो इसने इसको समाप्त कर दिया। तो ये वाला भी सही है, उसने बंगाल में विद्रोह का दमन भी किया था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से किस सुल्तान ने गढ़ मुक्तेश्वर के मंदिर की दीवारों पर अपने शिलालेखों में स्वयं को खलीफा साबित किया था? खलीफा का सहायक कहाँ था? तो ये बलबन ने कहा था। ठीक है फ्रेंड्स, यहाँ से जो हमारा आज का क्वेश्चन समाप्त होता है। नेक्स्ट जो है वो खिलजी वंश में और कुछ भी गुलाम वंश से और क्वेश्चन होंगे तो वो भी कराए जाएंगे। और फ्रेंड्स, हमारी ट्रिपल एक्शन प्लान हमारे जो है वो फाउंडेशन बैच और मेंस आंसर राइटिंग प्रोग्राम, ये इस समय के सबसे हाईलाइटेड प्रोग्राम है। लोग इसे बहुत पसंद कर रहे हैं। यदि आपको एडमिशन लेना हो तो आप हमारे जो है वो अभियान सिविल सर्विसेज ऐप को डाउनलोड करेंगे, वहां से आप इन सारे प्रोग्राम्स को देख सकते हैं, हमारे क्वेश्चन का आंसर का फॉर्मेट देख सकते हैं, वीडियो क्लासेस देख सकते हैं। ठीक है, तब आप उसके बाद डिसाइड करिए कि आपको यहाँ से क्या चीजें मिलने वाली है। तब तक के लिए धन्यवाद मित्रों।